नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वारलॉक ऑफ द मैगोस वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में 453 द ऑक्शन हाउस एंड सेरेनी। पिछले चैप्टर में लेलिन डिस्गाइज में ऑक्शन हाउस घुसा था और आज देखते हैं क्या होता है जब एक पोषण ग्रैंड मास्टर अपना माल बेचने बैठता है। दोस्तों, ये चैप्टर है बिजनेस, चार्म और लेलिन की कोल्ड थिंकिंग का एक जबरदस्त मिक्स। तो चलो सीधा अंदर चलते हैं। सर्वेंट ने लेलिन को गाइड किया और वो कुछ स्पेशल यहाँ पर न सामान भी देती है। लेकिन दोस्तों, लेलिन कोई आम इंसान नहीं है। रास्ते में उसने स्कैन कर लिया, जमीन के नीचे स्पेल फॉर्मेशन है, दीवारों पे छुपे हुए रुइन हैं और एक रैंक 3 मैगोस गार्ड भी ड्यूटी पे था। सिक्योरिटी यहाँ बाहर से काफ़ी ज़्यादा टाइट थी। एक रिसेप्शन रूम में ना लेलिन को बैठाया गया और सर्वेंट चली गई। यहाँ पर लाने के बाद थोड़ी देर में दरवाज़ा खुला और अंदर आया एक बूढ़ा आदमी, सिल्वर हेयर, चेहरा जिंदगी की बहुत सारी कहानियों को ना बयान करता हुआ। हाथ पे जगह जगह ना स्कार एक्सपीरियंस का निशान था और वो बोलता है, ऑनरेबल गेस्ट, मैं हूँ रैंक 2, यहाँ पर नोटा। इसका नाम नोटा है। लेनिन ने ऑब्जर्व किया, रैंक 2 एप्रियसर, मतलब रैंक 2 मैगोस भी, फिर भी इतना रेस्पेक्टफुल। सेंट्रल कॉन्टिनेंट में ये रेयर था। नोटा क्लियरली एक सीजन्ड प्रोफेशनल था। नोटा ने भी लेनिन को ऑब्जर्व किया और मन में सोच रहा था वो, ये मैगोस दिखने में यंग लगता है, लेकिन इसके ऊपर एक ऐसा डेंस फॉग है जो मैं पार नहीं कर सकता। ये बहुत अनयूजुअल है। एक हल्की सी एंटीसिपेशन नोटा के दिल में जागी। शायद कुछ खास माल आने वाला है। यहाँ पर लेलिन सीधा पॉइंट पे आता है। वो बोलता है, मैं एक पोशन मास्टर हूँ, कुछ पोशन बेचने आया हूँ। नोएडा की आंखें ना चमक जाती है, क्योंकि पोषण मास्टर को हर जगह स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। ये एक रेयर प्रोफेशन है। और फिर लेलिन हाथ उठाता है स्पाशियल एनर्जी रिपल की, और एक लाल, मतलब लाल टेबल पे सडनली हजारों रंग बिरंगे टेस्ट ट्यूब बाहर, एकदम बाहर गिरा देता है वो। नोटा की आंखें फट जाती है इतने सारे पोषण देखकर, और सब हाई ग्रेड पोषण थे। दोस्तों, ये लेनिन के सेंचुरीज के काम का ना एक छोटा सा हिस्सा था। सिर्फ जो इजीली अवेलेबल अवेलेबल था वो निकाला, लेकिन नोटा के लिए ये पूरा करियर देख लेना था एक झलक में। लेनिन मुस्कुराते हुए बोलता है, अंदर से ना एकदम अपने आप को गर्व फील कर रहा था, और बोलता है, ये तो बस मेरे कई सदियों का ना थोड़ा सा काम था, बस थोड़ा सा। और फिर नोटा की आवाज़ कांपने लगती है, सर, सर, आप तो एक पोषण ग्रैंड मास्टर हैं। दोस्तों, यहाँ एक सेकेंड रुकिए, समझिए कि पोषण ग्रैंड मास्टर कितना बड़ा डील है। पूरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट में पोषण ग्रैंड मास्टर की स्कैरिटी इतनी है कि सोच के डर लगता है। ओरोब्रोस क्लैन, जो मतलब एक ना टॉप टायर फोर्स है, 3 मॉर्निंग स्टार मैगोस हैं जिनके पास, फिर भी पूरे क्लान में ना पोषण ग्रैंड मास्टर 5 से ज़्यादा नहीं है। मतलब 5 है ज़्यादा से ज़्यादा। ये लोग कॉन्टिनेंट लेवल पे ना रेयर, एकदम रेयर होते हैं। कोई भी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन इन्हें हाथ से जाने नहीं देना चाहती। तो नोटा का रिएक्शन समझ आ रहा है ना? उसके माथे पे पसीना आ गया, चेहरा एकदम एम्बैरेस्ड हो गया, और वो बोलता है, माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी मत चाहता हूँ सर, ये डील मेरे बस की नहीं है, कृपया थोड़ा रुकें, मैं अभी सीनियर को बुलाता हूँ। लेलिन ठंडी आवाज़ में कहता है, तो जल्दी करो। और दोस्तों, 1 मिनट भी नहीं गुजरा और दरवाजे पे एक पोलाइट नॉक होता है। ऑनरेबल गेस्ट, अंदर आ सकता हूँ? दरवाज़ा खुलता है और नोटा ने रेस्पेक्टफुल्ली रास्ता दिया, और अंदर आई एक मिडल एज्ड वेस्टर्न लेडी, बिल्कुल एक रिप पीच, एकदम सुंदर, हर मोमेंट में एक क्वालिटी। छोड़ो क्वालिटी कैसा है, समझ जाओ तुम लोग। उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया, मैं हूँ सरणी, सरणी ओखाट, इस ऑक्शन हाउस का एडमिनिस्ट्रेटर, मैटर और अपना बिजनेस सब मैं हैंडल करूंगी। दोस्तों, दो चीजें तुरंत लेलिन ने नोटिस की। पहली, सरनेम ओखाट, मतलब ये ओखाट क्लैन की ही मेंबर है, कोई छोटी पोजीशन नहीं। और दूसरी बात, उसने अपना ऑरा छुपाया हुआ था किसी टेक्निक से, लेकिन लेलिन का एआई चिप कमाल का है। चिप ने इंस्टेंटली डिटेक्ट कर लिया, ये भी रैंक 3 मैगो से। नोटा वो बो करके चला गया, दरवाजा बंद किया, जैसे एक डोरमैन का काम किया हो। सेरेनी क्लियरली उसे एकदम न फेयर अबव हाईरेसी में थी, मतलब उससे सीनियर थी। सेरेनी ने पूछा, सर, आपको क्या बुलाऊं? लेलिन ने बिना झिझके बोला, ब्लड रॉक।
दोस्तों, ये लेनिन का एक पुराना एलाइज था। नाम है यार, पुराना नाम है। तुम लोग पिछले एपिसोड देखे होगे तो पता होगा तुम लोगों को। उसने बिना हेजिटेशन का ना यूज कर लिया कॉन्फिडेंटली वो नाम। सेरेनी मुस्कुराती है और बोलती है, ठीक है लॉर्ड ब्लडरॉग, तो इन पोषण को कैसे बेचना चाहते हैं आप? सेरेनी ने एक्सप्लेन किया, दो ऑप्शन। पहला तरीका है कि ऑक्शन में रख दो, जो भी प्राइस मिले ऑक्शन हाउस अपना कमीशन काट लेगा। अगर पोषण बिकी नहीं तो गारंटी फी भी भरना पड़ेगा। दूसरा तरीका है ऑक्शन हाउस सीधा परचेज कर लेता मार्केट प्राइस पे, बाकी की टेंशन ख़त्म। मैजिक क्रिस्टल अभी के लिए अभी की अभी मिल जाएगी। मतलब पहला तरीका ही ठीक है यार, दूसरा तरीका भी ठीक ही है। कौन सा चुनेगा लेलिन? लेलिन ने तुरंत डिसाइड किया दूसरा तरीका। क्यों? क्योंकि ना ऑक्शन में रखने से ना शायद ज़्यादा मिलता, लेकिन पेमेंट ऑक्शन के बाद मिलती है। लेलिन को अभी क्रिस्टल चाहिए थे। ऑक्शन में बिडिंग के लिए स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग था। सेरेनी भी खुशी हुई। वो एकदम खुश होकर बोलती है, इतने सारे हाई ग्रेड पोषण खरीदना मेरे सेल्स रिकॉर्ड के लिए भी ना बहुत हेल्पफुल है। बिजनेस भी कर रही है। और थैंक यू सर बोलती है। और फिर सेरेनी ने जो नंबर बोला ना, लेलिन भी एक सेकंड के लिए ना शॉक्ड हो गया। इन पोषण की एस्टिमेटेड वैल्यू है 98 मिलियन मैजिक क्रिस्टल। 98 मिलियन, 9 करोड़ 8 लाख मैजिक क्रिस्टल। लेकिन लेलिन ने तुरंत ना कंपोज किया खुद को, क्योंकि सेरेनी ने इंटर करते ही टेबल पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। मतलब वो पहले से ही डिटेक्शन इस टेक्निक से एस्टिमेट कर चुकी थी, बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल की तरह। लेलिन ने कंफर्म किया, बिल्कुल रीजनेबल प्राइस है। सेरेनी ने हाथ एकदम बजाया, सर्वेंट आए और एक रेड ट्रे लेकर, जिसमें था एक पर्पल गोल्ड वीआईपी कार्ड और एक ब्लैक पाउच मैजिक क्रिस्टल से भरा हुआ। 50 मिलियन से ऊपर का पहला ट्रांजैक्शन, आप ऑटोमेटिकली वीआईपी बन गए सर। ये बहुत रेयर है, पहले से ही ट्रांजैक्शन में, मतलब पहला ही ट्रांजैक्शन में ये कह रही थी वो सेरेनी। लेलिन भी बिना किसी पोलाइटनेस के उठ के ना खुद चेक किया। एआई चिप से हर क्रिस्टल की प्यूरिटी और क्वांटिटी स्कैन की। सब सही मिला, तब उसने भी नोट कर दिया, ये लेलिन है भाई। वीआईपी ट्रेंड में मिले या ना मिले, लेकिन वेरिफिकेशन पहले करो, ट्रस्ट बाद में। और यहाँ पर ट्रांजैक्शन के बाद भी ना लेलिन नहीं गया। सेरेनी ने भी एकदम बैठी रही, वो एकदम स्माइल करते हुए, बिल्कुल एनॉयड नहीं। और इन दोनों के बीच ना एक इंटरेस्टिंग ना डायनेमिक था। सेरेनी एक टेम्पट्रेस थी, लेलिन के अंदर से कंपैरिजन निकला। मतलब ये सेलिन जैसा ही है। ट्वाइलाइट जोन वाली से सेलिन को जानते होगे ना तुम लोग भी। हाँ, वही जैसी लगती है मुझे भी। लेकिन बाहर से वो बिल्कुल अनमूव्ड रहा। काफ़ी देर की बातचीत के बाद लेलिन ने कहा, एक्चुअली मेरे पास दो और काम हैं जिसमें तुम्हारी मदद चाहिए। और यहाँ पर सेरेनी पूछती है कि सर को क्या चाहिए? लेलिन ने सीधा बोल दिया, भाई वो यहाँ ना एक प्रीसियस रिसोर्स खरीदने आया है और उसकी इंफॉर्मेशन है कि वो रिसोर्स इस ऑक्शन में बिकने वाला है। सेरेनी का चेहरा थोड़ा टेंस हुआ और बोलती है, क्या आप सेलर की डिटेल जानना चाहते हैं पहले? लेलिन ने सेरेनी के कान में कुछ ना फुसफुसाया और सेरेनी की आंखें फट गई। और यहाँ पर बोलती है वो, आप ये चाहते हैं? और ये वो चीज़ थी एस्ट्रल स्टोन। सेरेनी ने एकदम वरी स्माइल के साथ में एक्सप्लेन किया, यह तो बहुत मुश्किल है, मेरे ग्रैंडफादर भी इसे नहीं बेचेंगे। सच्ची बात करूँ तो पहले भी कई लोग आए थे ये इन्फॉर्मेशन मांगने, लेकिन हमने किसी को नहीं दी, क्योंकि हाई रैंक्ड मास्टर ने पहले ही इस ऑक्शन मतलब पीस पे ना नज़र रख ली है। लेलिन समझ गया, मास्टर मतलब मॉर्निंग स्टार मैगोस। एस्ट्रल स्टोन इतने रेयर चीज़ थी कि मॉर्निंग स्टार लेवल के मैगोस खुद ऑक्शन पे ना नज़र रख एकदम रखे हुए थे। और सेरेनी भी इटरनली शॉक थी, क्योंकि एस्ट्रल स्टोन रिसर्च सिर्फ मॉर्निंग स्टार मैगोस करते हैं, या कम से कम हाइड्रोफेज मैजिक मैगोस चाहिए होते हैं एकदम रिसर्च के लिए। तो ये मिस्ट्रियस कस्टमर कितना पावरफुल होगा, वो सोच रही थी। एस्ट्रल स्टोन वाली बात से ना कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो लेलिन ने कैजुअली दूसरा सवाल पूछा, ऑक्शन के बाद जो प्राइवेट गैदरिंग होती है उसमें एंट्री के लिए क्या चाहिए? सेरेनी ने सुकून की सांस ली। ये तो उसके कंट्रोल में था। प्राइवेट गैदरिंग ऑक्शन के बाद होने के 3 दिन के अंदर होगी। वेन्यू बाद में अनाउंस होगा। और सर, आप पहले ही वीआईपी है तो आप ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करते हैं। मैं आपको टाइम पे इन्फॉर्म कर दूंगी। लेलिन ये सुन के सब खुश हुआ, वो सेटिस्फाइड था।
कुछ कॉन्टैक्ट मेथड छोड़े उसने और वहाँ से ना निकल गया ऑक्शन की तरफ। सेरेनी ने एकदम इनवाइट भी किया उसे, एकदम फ्लर्ट करते हुए। लेकिन लेलिन एकदम अनमूव्ड था, वो चला गया। यहाँ ना एक इंटरेस्टिंग सीन, सेरेनी ने ऑफिस में लेलिन के जाने के बाद ना एक गोल्डन हेयर्ड मिडल एज्ड मैन वॉकिंग स्टिक के साथ ना बैठा था और उसने पूछा उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई हुई। सेरेनी ने बोला नहीं, वो बहुत कॉशियस था। मैंने आसपास के सारे पोषण ग्रैंड मास्टर की लिस्ट देखी, कोई मैच नहीं करता, शायद किसी और रीजन से है। वो आदमी न्यूट्रल टोन में बोला, शायद वो रिक्रूट करने लायक है, हमारे करंट प्लान में उसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, ग्रैंड फादर की रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी। सेरेनी की आंखें चमकी और बोलती है मतलब आप, और यहाँ पर ना चैप्टर आगे बढ़ गया। दोस्तों ये ओकार्ड क्लान क्या प्लॉट कर रहा है भाई, और लेलिन को इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और फिर ऑक्शन का पहला दिन आया। दोस्तों अजूरे माउंटेन सिटी में ये एक टाइहोर की तरह था और यहाँ पर लोग लैटिन लेके चल रहे थे, फायरवर्क छोड़ रहे थे, स्ट्रीट पे रौनक थी। नॉर्मल लोगों के लिए भी ये एक सेलिब्रेशन था और मैगोस के लिए अंडरग्राउंड एक्सचेंज, सीक्रेट डील, शैडो कॉन्स्पिरेसी सब एक साथ यहाँ पर चल रहा था। ओकाट क्लैन ने इलाइट यूनिट बाहर भेजे थे ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। लेलिन बेड में एकदम न घुस गया, वहाँ पर एकदम भीड़ में घुस घुस के न डिस्गाइज में कैप नीचे खींची हुई, और एआई चिप कंटिन्यूसली वार्निंग दे रहा था यहाँ पर। क्योंकि दोस्तों ये कोई आम भीड़ नहीं थी। रैंक 1 और रैंक 2 मैगोस तो कॉमन थे, लेकिन रैंक 3 मैगोस भी काफ़ी थे, कुछ तो लेलिन के लेवल के, और सब एकदम छुपे हुए क्लॉक में, एकदम वाइल्स में एक दूसरे से एकदम बचते हुए। लेलिन ने सोचा बड़े पावर और ये फुगेटिव्स मतलब बाहर के लोग दोनों यहाँ हैं, लेकिन कोई बदला नहीं ले सकता यहाँ पर। इस इवेंट के दौरान ये रूल पुराने ऑक्शन से चला आ रहा है, एक अनस्पोकन सीज फायर सबके लिए। ऑक्शन में सब शामिल होना चाहते हैं तो कोई ड्रामा नहीं करेंगे। ऑक्शन का दरवाज़ा खुलता है और दो एंट्रीज थी। नॉर्मल इंट्रांस भीड़ से भरा हुआ, लोग एकदम यहाँ पर खड़े थे लाइन में, लेकिन कोई भागा नहीं। क्योंकि ना ओकहार्ड क्लान की वेलकमिंग कमेटी इलाइट मैगोस कम्बाइंड अटैक टेक्निक वाले, क्रिस्टल फेज मैगोस भी इनसे भागना मुश्किल पड़ता। ये एक लिविंग डेटोनेट था। मतलब यहाँ पर क्रिस्टल फेज मैगोस भी ना यहाँ पर ना गार्ड कर रहे हैं। वीआईपी एंट्रेंस बिल्कुल अलग है। थोड़े थोड़े मैगोस अंदर जाते और तुरंत रेस्पेक्ट मिलती, क्योंकि वीआईपी मतलब सिर्फ पैसा नहीं, पावर भी होता है। 50 मिलियन मैजिक क्रिस्टल का डील करना और उसे सेफली रखना, ये बात ही प्रूफ करती है कि तुम सिर्फ अमीर नहीं हो, डेंजरस भी हो। लेलिन ऑब्वियसली वीआईपी एंट्रेंस की तरफ मुड़ा और वहां पहुंचा तो एक जाना पहचाना ड्रामा चल रहा था। सेरेनी खड़ी थी वीआईपी एंट्रेंस पे और सामने थे जेसिया लाल चेहरे के साथ आर्ग्यू करती हुई। प्रॉब्लम क्या था कि ना वीआईपी कार्ड पे सिर्फ दो एक्स्ट्रा लोग इंटर कर सकते हैं। नोलन का ग्रैंडफादर लेवल मतलब ना ग्रैंडफादर लेवल मैगोस भांस जो रैंक 3 का था, और र्यूमर्ड पीक हाइड्रोफेस तो वो ना ऑलरेडी स्लॉट से न मतलब स्लॉट ले चुका था। तो जेसिया का कोटा फुल हो गया, मतलब जेसिया के लिए जगह नहीं है। और यहाँ पर जेसिया एकदम चिल्ला रही थी, तुम जानते हो हम कौन है, रोलेथ फैमिली। यहाँ ना ओकार्ड क्लान के गार्ड ने बिल्कुल परवाह नहीं की। रोलेथ फैमिली छोटा क्लान है, कोई मॉर्निंग स्टार नहीं, तो ओकार्ड क्लान इनके लिए रूल्स नहीं तोड़ेगा, सिंपल बात है। नोलन समझदार था, वो जेसिया को साइड में ले गया, एकदम समझाने की कोशिश करते हुए बिटर स्माइल के साथ। ये एक्सप्रेशन तो नोलन की ना परमानेंट एक्सप्रेशन बन गई थी यहाँ पर। अब तो इसके साथ परमानेंट ही रहना पड़ेगा। जेसिया ने वांस ग्रैंडफादर टाइप ओल्ड मैगस के हाथ पकड़े और नखरे किए। ग्रैंडपा वांस, प्लीज मुझे अंदर जाने दो। वांस ने वॉरी स्माइल के साथ न सेरेनी को देखा, और देखो सेरेनी ने प्रोफेशनल स्माइल के साथ लेकिन थोड़ी हाइपोक्रेसी के साथ मना कर दिया। छोटा क्लान है ना, ज़्यादा एफर्ट क्यों लगाना। जेसिया ने जिद्दी होकर कहा, मैं नॉर्मल पासवे से नहीं जाऊंगी यहाँ पर। और सीन ना ड्रामेटिक हो गया, लोगों ने ध्यान देना शुरू किया। नोलन एकदम एम्बैरेस्ड, जेसिया एकदम चिल्लाती हुई यहाँ पर सिचुएशन समझ नहीं रही थी। और तब सेरेनी की आंखें चमकी। लॉर्ड ब्लड रॉग, इतने दिनों बाद वो तुरंत वहां पर न जाकर
लेलिन की तरफ गई पहले वाली जेसिया वाली सिचुएशन से। जेसिया को उसने बीच में ही छोड़ दिया, यहाँ पर ब्लड रॉक से मिलने गई है। मतलब अपना लेलिन से सीधा उसके सामने से उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तू कौन है बे। और यहाँ पर वो जाके ना काफी नरमी से बोलती है। जेसिया और नोलन ने ये देखा और दोनों का ना दिल बैठ गया। लेली ने पूछा, क्या हुआ। शेरिनी ने समराइज किया, इस कस्टमर का कोटा फुल है, लेकिन ये लेडी अंदर जाना चाहती है। और दोस्तों लेलिन ने एक सेकंड सोचा और बोला, मेरे कोटा में डाल दो, मैं अकेला हूँ अब अभी भी। और यहाँ पर ना एक सेकंड रुके हैं। याद है पिछले चैप्टर में कॉइन ऑफ डेस्टिनी, लेलिन ने फील किया था कि नोलन और जेसिया खुद आके उसे कुछ देंगे। वो एकदम कॉन्फ्लुएंस पॉइंट अजूरे माउंटेन सिटी था, मतलब वहां पर ना कुछ तो मिलेगा उसे। और अब देखो, लेलिन खुद ही जेसिया को अंदर जाने का मौका दे रहा है अपने कोटा से। क्या ये कोइंसिडेंस है या डेस्टिनी का खेल चल रहा है। लेलिन तो जानता है कि कुछ होने वाला है, इसलिए वो डेलिबरेटली इस कनेक्शन को ना मेंटेन कर रहा है, पेशेंट हंटर की तरह, बिना कोई रस किए। और यहाँ पर जेसिया को लेलिन से नफरत है, लेकिन वो लेलिन की वजह से ही अंदर जाएगी। क्या आयरनी है भाई, लेलिन की वजह से अंदर जाएगी। और याद करो, लेलिन अभी ना ब्लड रॉक के ना डिस्गाइज में है, कोई भी उसे पहचान नहीं सकता। और वहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट होती है और नोलन और जेसिया को अंदर जाने में ना दिक्कत होती है, तो कोटा फुल हो गया था उनका। तब लेलिन लेलिन ना यानी ब्लड रॉक इंटरवेन करता है और उन्हें अपने साथ ना अंदर ले जाता है। और यहाँ ना एक इंटरेस्टिंग एंगल, सेरेनी जो ऑक्शन की इंचार्ज है, वो इमीडिएटली ब्लड रॉक की बात मान लेती है। क्यों? क्योंकि ना ब्लड रॉक एक पोशन ग्रैंड मास्टर है, और एक पोशन ग्रैंड मास्टर की वैल्यू रोलेथ फैमिली से काफ़ी ज़्यादा है, जिनके पास सिर्फ एक हाइड्रोफेज मैगोस है। तो दोस्तों, स्टेटस और पावर का खेल यहाँ क्लियरली दिख रहा है। जिसके पास ज़्यादा पावर उसकी बात सबसे पहले मानी जाती है। और बात करते हैं जेसिया की। वो अंदर जा रही है और सर झुकाए हुए है। बाहर जो ह्यूमिलेशन हुआ वो उसके ईगो पे ना भर पड़ा है एकदम। उसकी सारी वैनिटी, उसका एटीट्यूड, सब कुछ ऑक्शन के बाहर की उस एक सीन ने ना नोट किया। लेकिन दोस्तों, जेसिया ग्रेटफुल नहीं है ब्लड रॉक के इस कारनामे से। वो तो अंदर ही अंदर लेलिन को ना गालियां दे रही है। यहाँ पर ना एकदम गाली देते हुए, लेलिन तेरी वजह से आज आज मुझे ये सब देखना पड़ा, अगर तू मिला तो देख लेना। और यहाँ पर ना रिवील करता है उसकी असली नियत को। वो ऑक्शन में सिर्फ इसलिए ना आई है क्योंकि उसे लगता है कि लेलिन वहाँ होगा। एक बार अजूरे माउंटेन सिटी में उनका आमना सामना हुआ था, और तब तब से जेसिया के मन में सिर्फ एक ही चीज है, बदला। उसकी प्लान क्या है कि ना लेलिन को ढूंढना है और अपना ग्रैंडफादर जो हाइड्रोफेज का पीक है उससे ना लेलिन का ना काम तमाम करवाना है। लेकिन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ जेसिया से एक बड़ी गलती हो रही है। वो भूल गई है कि हर ऑफिशियल मैगोस अपना अपीयरेंस बदल सकता है। लेलिन तो पहले से ही ब्लड रॉक बना हुआ है। जेसिया चाहे पूरा वेन्यू छान मारे, लेलिन मिलेगा नहीं। गुस्सा और नफरत इंसान की सोचने की ताकत छीन लेता है, और जेसिया इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब ना क्विकली बात करते हैं वैंस रोलेथ, ये इस बुड्ढे के बारे में। ये वही बुढ़ा है जो नोलन के साथ था। वैंस एक टिपिकल नेटवर्किंग करने वाला कैरेक्टर है। जैसे ही उसे ब्लड रॉक की ना इम्पोर्टेंस समझ आई, वो तुरंत उसके साथ कदम मिलाकर चलने लगा। बड़े प्यार से अपना नाम बताया और सीक्रेट इम्प्रिंट एक्सचेंज करके रिलेशनशिप जो है ना रिलेशनशिप बनाना चाहता था। लेलिन भी यहाँ पर ना कूल रहता है। एक हंसी, एक नोड, इम्प्रिंट एक्सचेंज भी हो गया और दोनों अपने रास्ते लग गए। लेलिन के अंदर यहाँ पर ना क्या चल रहा था कि ना वो नोटिस करता है कि ना उसकी राउंड कॉइन का रिएक्शन स्ट्रांग हो रहा है। मतलब जो चीज़ उसे चाहिए वो ऑक्शन में है, और जेसिया के आने की वजह से उसे अंदर आने का मौका मिला। तो लेलिन मान मनी मन ना थैंक कर रहा है जेसिया को। जेसिया, तूने तो मुझे बड़ा गिफ्ट दे दिया, यही सोच रहा है लेलिन। लेकिन फेस पे ना एक्सप्रेशन जीरो, कंप्लीटली पेल फेस है। लेलिन अपने वीआईपी क्यूबिकल में ना पहुंचता है। रूम एकदम लग्जरियस है लेकिन छोटा है। सिर्फ 3 कुर्सियां फिट हो सकती हैं। इसका मतलब जेसिया को खड़ा रहना पड़ेगा या नोलन अपनी सीट दे देगा। लेलिन के अंदर एक स्लाय थॉट आता है और वो मुस्कुराता है अपनी हुड के नीचे। रूम में एक बड़ा स्क्रीन है जहां ऑक्शन आइटम न दिखेंगे, और बिडिंग मशीन भी है। लेलिन थोड़ी देर में सब समझ लेता है। क्विक लर्नर है भाई वो। जब मेड चली जाती है ना,
रूम साउंड प्रूफ हो जाता है। और तब लेलिन को कुछ ऑफ लगता है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। एआई चिप स्कैन करो। एआई चिप स्कैन करता है और बोलता है कि नो एबनॉर्मेलिटीज, यहाँ पर कुछ गलत नहीं है। लेलिन शॉक हो जाता है, इतने बड़े ऑक्शन वेन्यू में कोई सर्विलेंस स्पेल नहीं, ये इम्पॉसिबल होता। वो तुरंत डीपर स्कैन को ना ऑर्डर देता है, एटॉमिक माइक्रोस्कोप लेवल तक। और यहाँ पर ना चैप्टर का सबसे शॉकिंग और इंटरेस्टिंग मोमेंट आता है। एटॉमिक माइक्रोस्कोप स्कैन के 3 सेकंड बाद एआई चिप रिपोर्ट देता है, माइक्रोस्कोपिक बीइंग डिस्कवर्ड, नो सिमिलर इमेज फाउंड इन डाटाबेस। इमेज एकदम प्रोजेक्ट होती है लेलिन के दिमाग में, और वो देखता है कि ना रूम की दरारों में लेडी बर्ड जैसी टीनी क्रिएचर घूम रही है, इतनी छोटी कि नॉर्मल स्कैन से पकड़ ही नहीं आएगी। और इन सब क्रिएचर ने मिलके एक स्पेल रूइन फॉर्म किया हुआ है। लेलिन पहचान लेता है, ये है मानलार, ये रूइन है भाई, ये रूइन, मारलार रूइन ऐसा ही कुछ है। लेकिन ये क्रिएचर, ये तो ना एआई चिप के डाटाबेस में भी ना नहीं है, मतलब ये किसी दूसरी दुनिया से ना कैप्चर की गई है, और यह बहुत रेयर क्रिएचर है। लेलिन इमिडिएटली अपना खुद का स्कैन करता है, कंफर्म करता है कि कोई लेडी बर्ड उसके ना बॉडी पे नहीं है, और फिर चैन की सांस लेता है। अब वो डॉट्स कनेक्ट करता है, पूरा ऑक्शन वेन्यू इन लेडी बर्ड से ना कवर्ड है। ये एक कंप्लीट सर्वाइलेंस स्पेल फॉर्मेशन है, इतना मतलब इतना क्या बोले यार, सेफ है कि सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है। अजूरे माउंटेन किंग, एक मॉर्निंग स्टार मैगोस, वही ये काम कर सकता है। ये भी क्लियर हो जाता है कि वीआईपी रूम इतने छोटे क्यों हैं। ये कोई भी ना सेविंग की वजह से नहीं है, बल्कि ना इसीलिए कि इस सर्वाइलेंस स्पेल फॉर्मेशन की ना एक मैक्सिमम रेंज है। अगर रूम बड़े होते तो ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो जाते, और अजूरे माउंटेन किंग ये बिल्कुल नहीं चाहता। एक मॉर्निंग स्टार मैगोस का ये स्पेल फॉर्मेशन इतना परफेक्ट है कि क्रिस्टल फेज रैंक 3 मैगोस भी डिटेक्ट नहीं कर पाते, और शायद रैंक 4 मैगोस भी मुश्किल से ना डिटेक्ट कर पाएंगे। सिर्फ लेलिन का एआई चिप अपने एटॉमिक माइक्रोस्कोपिक कैपेबिलिटी से यहाँ उसी वजह से ना ये पकड़ पाया था। लेलिन इंटरनली इम्प्रेस है, वर्दी ऑफ अ मॉर्निंग स्टार मैगोस, लेकिन बाहर से वो ना ऐसे बिहेव करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, एकदम रिलैक्स रहता है वो। और यहाँ पर तब आवाज़ आती है होस्ट लियो ओखाड का। तीन वॉल्स पे, यहाँ पर ना तीन वॉल्स पे 3D होलोग्राम की तरह सीन प्रोजेक्ट होता है। लियो एक गोल्ड हेयर्ड नोबल मैन, एकदम टेल्ड कोट पहना हुआ भाषण दे रहा है बाहर। लिलिन एक सेकंड के लिए शॉक हो जाता है, 3D होलोग्राम, फिर रियलाइज करता है कि ये स्पेल ये स्पेल की वजह से है। और फिर स्क्रीन पे आता है फर्स्ट ऑक्शन आइटम, फेरी जेमस्टोन। ये ना ब्लेजिंग वर्ल्ड का ना खजाना है। तीन ट्रांसलूलेंट क्रिस्टल स्पेस एकदम ना स्टेज पे आते हैं, और इनके अंदर एक जिंदा सा ना फ्लेम बर्न कर रहा है। दिखने में ना इतना पावरफुल लगता है, बहुत पावरफुल लगता है। ये दूसरी दुनिया का आइटम है, एक अलग प्लेन से आया हुआ, और सिर्फ मॉर्निंग स्टार मैगोसी एस्ट्रल जो गेट है ना उसके जरिए ऐसा आइटम ला सकते हैं। रैंक 2 और रैंक 3 मैगस के लिए तो ये सपने की चीज़ है। इसका ना सबसे बड़ा यूज ये है कि ना ये फायर एट्रीब्यूट मैगोस की स्पिरिचुअल फोर्स को अपग्रेड करने में ना हेल्प करता है। यानी जो मैगोस फायर टाइप है, उनके लिए ये सोने से भी ना ज़्यादा कीमती है। स्टार्टिंग बिड यहाँ पर होता है 50 लाख मैजिकल क्रिस्टल। और दोस्तों बिडिंग शुरू होती है तो नंबर उड़ते हैं जैसे रॉकेट उड़ता हो। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। लेलिन भी ना कॉर्नर स्क्रीन देख रहा है, और अंदर ही अंदर बिटर स्माइल दे रहा है। वो सोच रहा था कि उसके पास जो 9 करोड़ मैजिक क्रिस्टल हैं वो काफ़ी हैं, लेकिन यह पहला ही आइटम 50 लाख से शुरू होकर 8.5 करोड़ तक पहुंच जाता है। लेलिन तो तुरंत डिसाइड करता है कि बीड नहीं करूंगा, दिखावा भी ज़्यादा होगा और फंड्स भी वेस्ट होंगे। उसका असली टारगेट ना कुछ और ही है। तीन सबसे ऊपर वाले बिडर बिडर में से एक फेरी जेमिस्टोन स्प्लिट होता है, और ऑक्शन आगे बढ़ता रहता है। और यहाँ पर अब स्टेज पे आता है मैजिक इक्विपमेंट। और स्केप्टर स्टार्टिंग बीट इसका है कि 3.8 करोड़ मैजिक क्रिस्टल, सोना ही सोना। पूरे इस स्केप्टर में ना गोल्डन है, और उसकी टॉप पे सन एकदम कोरोना जैसा डिजाइन बना हुआ है, जो कंटिन्यूसली लाइट और हीट ना इमिट कर रहा है। एक वर्ड में कहना हो तो ना मैजेस्टिक है।
और बिडिंग तो इसको देखते ही शुरू हो जाती है। होस्ट की बात भी पूरी नहीं होती और मैगोस बोलने लग जाते हैं यहाँ पर 4 करोड़, 5 करोड़ प्लस मून स्टोन। ये सब देख के लेलिन को एक रियलाइजेशन होता है कि वो इन सेंट्रल कॉन्टिनेंट के मैगोस के सामने एक्चुअली बहुत बहुत ज़्यादा करीब है। ये लोग जिनके पास जेनरेशन ओल्ड इनहेरिटेंस और रिसोर्स हैं, इनके आगे चाहे ट्वाइलाइट जोन का पूरा लूट तो मतलब लूट लो, तो फिर सिर्फ एक थोड़ा अमीर लगोगे। अगर लेलिन पोषण ग्रैंड मास्टर ना होता और कुछ लक्की इंसिडेंट ना हुए होते, तो वो यहाँ ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने की सोच भी नहीं रखता। और यहाँ पर ये स्केप्टर फाइनली बिकता है 9 करोड़ मैजिक क्रिस्टल में। एक वीआईपी लॉन्च के ना मैगस ने ले ये खरीदा था। अब कुछ टाइम के लिए ऑक्शन में आते रहे रेयर रिसोर्स, हाई ग्रेड मेडिटेशन टेक्निक, इन्फो, वैल्यूएबल मैजिक आइटम, मैगस आइटम, एक के बाद एक स्टेज पे आते रहे। और तब लेलिन नोटिस करता है कि कुछ इंटरेस्टिंग, उसकी अपनी बच्ची पोशन भी ऑक्शन में है। वो पोशन जो उसने अजूरे माउंटेन ऑक्शन हाउस को बेची थी, वो स्टेज पर आ गई है और स्काई हाई प्राइजेज में बिक रही हैं। मैगोस की हाई ग्रेड पोषण की भूख कभी खत्म नहीं होती। लेलिन एक तरफ खुश है, एक तरफ अंदर ही अंदर आंखें न घुमा रहा है। उसने सोचा था कि ऑक्शन हाउस ने उसे खरीद खरीद के न घाटा किया, लेकिन नहीं, ऑक्शन हाउस ने तो एक्चुअली बड़ा मुनाफा कमाया। लेलिन से खरीदा और डबल ट्रिपल पे बेच दिया। यार, मुझे सीधा ऑक्शन में ना देनी चाहिए थी। यही सोच रहा होगा लेलिन, है ना? भाई यही सोच रहा होगा। और यहाँ पर बीच ऑक्शन के बाद ना होस्ट एक बड़ा अनाउंसमेंट करता है। दोस्तों, ये एक ऑक्शन 3 दिन चलेगी और हर दिन के एंड में एक मेगा ट्रेजर रिवील होगा। 3 दिन चलेगा इतना बड़ा ऑक्शन भाई। ये सुन के लेलिन का ध्यान तुरंत ना फोकस हो जाता है। आंखें चमकने लगती हैं। वो जानता है यही असली गेम है। और 3 दिन के मतलब ना तीनों दिनों के तीन बड़े आइटम यही ऑक्शन का दिल है। बाकी सब तो सिर्फ वार्म अप था। और ये बड़े बड़े आइटम क्या है बाद में देखेंगे। और फिर होता है यहाँ पर सबसे बड़ा मोमेंट। स्टेज के दोनों तरफ में ना पर्दे हट जाते हैं और सामने आता है एक टूटी हुई तलवार। देख के तो लगता है कि एक पुरानी डैमेज स्वॉर्ड है। बीच में क्रैक है, नोक एकदम टूट गई है। कोई नहीं मतलब खरीदेगा इसे नॉर्मली तो। लेकिन यहाँ पर ना ट्विस्ट है। तलवार की ब्लेड पे एक सोने के रंग की ना खून खून की बूंद है। और वो बूंद जिंदा लगती है, स्पाइरल फॉर्म में घूम रही है, कंटिन्यूसली साइन कर रही है। होस्ट एक्सप्लेन करता है यहाँ पर और बोलता है, जब कोई मैगोस मॉर्निंग स्टार रियलम से भी आगे जाता है एक और लेवल पे, तो उनका खून ही एक सीक्रेट बन जाता है। उनके खून में उनकी पूरी मेडिटेशन टेक्निक की इंफॉर्मेशन होती है। और ये टूटी तलवार एक एंशियंट सन चाइल्ड के खून से टच हुई थी। सन चाइल्ड, ये नाम सुन के लेलिन भी कंपोज नहीं रह पाता। सन चाइल्ड ये क्विक सैंड ऑर्गेनाइजेशन का एकदम ना एंशियंट ब्लड लाइन वॉरलॉक था। बहुत पावरफुल, बहुत रियर। और ये उसका खून है जिसमें उसकी विंग ऑफ द सन मेडिटेशन टेक्निक की पूरी इंफॉर्मेशन एकदम इनकोडेड हो सकती है। होस्ट आगे कहता है कि खून का लाइफ एनर्जी तो खत्म हो चुका है, लेकिन इंफॉर्मेशन अभी भी इंटैक्ट है। और अगर कोई स्पेल उसे लाइफ एनर्जी को वापस ला सके, तो पूरी सेंट्रल कॉन्टिनेंट की वॉरलॉक स्ट्रक्चर बदल सकती है। स्टार्टिंग बिड होता है 20 करोड़ मैजिक क्रिस्टल। अनाउंसमेंट के बाद साइलेंस। पूरे ऑक्शन में चुपचाप, कोई बोली नहीं। सब सोच में पड़ गए। लेकिन एक लंबी सांस लेता है और ऑक्शन यहाँ पर सोचता है वो, लेलिन जो है ना वो सोच रहा था यहाँ पर लंबी सांस लेके, काश मेंटोर गिलबर्ट यहाँ होते, वो तो हाथ पैर मार के ये खरीद लेते। लेकिन फिर वो एनालिटिकली ना सोचता है, विंग ऑफ द सन एक एक्सक्लूसिव वॉरलॉक टेक्निक है। बिल्कुल जैसे कीमियन पुपिल सिर्फ कीमियन ब्लड लाइन वालों के लिए है, ये सिर्फ सन चाइल्ड ब्लड लाइन वालों के लिए है। और प्रॉब्लम ये है कि ना सन चाइल्ड के एंशियंट वॉरलॉक के मरने के बाद कोई नया सन चाइल्ड ब्लड लाइन वाला सेंट्रल कॉन्टिनेंट में पैदा नहीं हुआ है। मतलब ये टेक्निक प्रैक्टिकली किसी के काम नहीं आएगी। डायरेक्टली तो नहीं आएगी, सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज हो सकती है। और खून लाइफ एनर्जी खत्म हो चुकी है, तो डायरेक्टली ब्लड लाइन ट्रांसफ़र भी नहीं हो सकता। तो रियल वैल्यू में ये तीनों मेगा आइटम आइटम में ना सबसे सस्ता होगा। सबसे सस्ता फिर भी लेलिन के लिए ना
अफ़ोर्ड करना मुश्किल है, तो बाकी 2 आइटम कितने एक्सपेंसिव होंगे, वो सोच के ही रह जाता है वो, एकदम सोच में पड़ जाता है। ये सिर्फ ना एक आइटम नहीं है, ये एक रैंक 6 मेडिटेशन टेक्निक और सन चाइल्ड की ना एंशियंट ब्लड लाइन का कॉम्बिनेशन है। क्यों ये मतलब ना इतना खास है कि ना सेंट्रल कॉन्टिनेंट में कोई भी वॉरलॉक फैमिली रैंक 6 तक नहीं, मतलब रैंक 6 जो है वहाँ तक ना नहीं पहुँच पाई है। अगर कोई इस ब्लड लाइन और टेक्निक को मास्टर कर ले तो वो एकदम ब्रेकिंग डाउन रियलम तक पहुँच सकता है, जो कि इमोर्टैलिटी अमर होने की तरफ पहला कदम है। लेकिन जो लेलिन है ना, यहाँ बहुत वाइज डिसीजन लेते हैं। उन्हें पता है कि ना उनके पास पहले से रेड ड्रैगन ब्लड लाइन है, और वो जानते हैं कि ब्लड लाइन सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि स्पिरिचुअल लेवल पर भी ना होती है। जब तक वो खुद मॉर्निंग स्टार रैंक पर नहीं आते तब तक रिसर्च का कोई फायदा नहीं। लेलिन यहाँ एकदम लालच में नहीं, एकदम ना ये लालच में नहीं फंसता। वो जानता है कि ना रिसोर्स को सही जगह ना यूज करना ही असली ताकत होता है। यहाँ पर एंट्री होती है एक ऐसे कैरेक्टर की जो कहानी का मोड़ बदल देता है, डेमोन हंटर साइरिल। जब बाकी सभी मैगस छोटी छोटी बोली लगा रहे थे, साइरिल ने सीधा 1 बिलियन मैजिक स्टोन की बोली लगाई। इसने सबको हिला कर रख दिया, क्योंकि ना साइरिल एक मॉर्निंग स्टार मैगस है। रिजल्ट ये है कि ना पूरा ऑक्शन हाउस खामोश हो गया। कोई भी एक ऐसे पावरफुल इंसान से टकराना नहीं चाहता था। लेलिन का रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने अपनी एआई चिप में पहले से ही साइरिल की आवाज़ ना रिकॉर्ड कर रखी थी। लेलिन समझ जाता है कि ये इंसान जितना पावरफुल है उतना ही एकदम ना नीच चालाक भी है। साइरिल के लिए रेपुटेशन कोई मायने नहीं रखता, उन्हें बस काम से काम मतलब है। लेलिन यहाँ अपनी लो प्रोफाइल स्ट्रेटजी को मेंटेन रखता है, क्योंकि वो जानता है कि समय आने पर यही सबसे मतलब ना उन्हें ना जीत दिलवा सकता है। सोचो, एकदम सोचो कि ऑक्शन हाउस के होस्ट की हालत। उन्हें उम्मीद थी कि ये आइटम 2 बिलियन क्रिस्टल में ना बिकेगा, लेकिन साइरिल ने सब कुछ ना 1 बिलियन में ही खत्म कर दिया। अजूरे माउंटेन क्लान मजबूर थी, क्योंकि एक मॉर्निंग स्टार मैगस से पंगा लेना उनके लिए तबाही ला सकता है। इस इंसिडेंट ने पूरे ऑक्शन का माहौल बदल दिया, और सब डर गए हैं कहीं आगे की ना आइटम भी ना साइरिल ना ले जाए। इस वजह से सब डर के रखे हैं। आखिरकार स्टोरी का एकदम सिनेमैटिक मोमेंट आता है। अगले दिन का यहाँ पर अगले दिन का दिखाया जाता है। जब माहौल थोड़ा शांत होता है तब स्टेज पर वो आइटम आता है जिसके लिए ना लेलिन ने इतना मेहनत किया था, द एस्ट्रल स्टोन। और एक चमकती हुई काली पत्थर, ब्लैक स्टोन, जिसमें ब्लू लाइट की झलक दिख रही है। वैल्यू यह है कि ये 1582 ग्राम की है और हाईएस्ट क्वालिटी की मानी जाती है। यूटिलिटी, एस्ट्रल गेट एक्सपेरिमेंट के लिए ये ये आइटम तो चाहिए ही चाहिए, एकदम कंपलसरी है। लेलिन के लिए ये सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि अपने प्लान का वो मिसिंग पीस है जो उन्हें अगले लेवल पर ले जाएगा। लेलिन का टारगेट फिक्स है, और अब असली गेम शुरू होने वाला है। ऑक्शन शुरू होते ही ना एस्ट्रल स्टोन को टेबल पर एकदम रख दिया जाता है। लेलिन ने 1 बिलियन की बोली लगाई, पर तभी वीआईपी लॉन्च से साइरिल ने बोली बढ़ा दी। लेलिन समझ गया कि उनका पाला यहाँ हल्का नहीं। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब वीआईपी लॉन्च 2 से एक और वॉइस आई, 2 बिलियन मैजिक क्रिस्टल। एकदम पता चलता है कि ना ये कोई और नहीं, मतलब अपना ब्लड ड्यूचेस एम्मा। एम्मा, हाँ, इसका नाम एम्मा ही है, जो ओरोब्रोस क्लान की एक पावरफुल मॉर्निंग स्टार मैगोस है। ये यहाँ दो मॉर्निंग स्टार मैगोस ना यहाँ पर ना आमने सामने थे, और ऑक्शन नहीं बल्कि ईगो की लड़ाई चल रही थी यहाँ पर। साइरिल और एम्मा के बीच की ना पुरानी दुश्मनी यहाँ साफ दिखाई रही थी। साइरिल एस्ट्रल स्टोन उनके लिए जरूरी था, शायद किसी डेविल के कोऑर्डिनेट्स खोजने के लिए। एमा वो सीरियल साइरिल को ना नीचा दिखाने का ना कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। साइरिल ने 4.5 बिलियन क्रिस्टल तक बोली लगाई, और गुस्से में कांपते हुए बोली तक न पहुंच गए। एम्मा ने आखिर में अपना हाथ पीछे खींच लिया और साइरिल का मजाक उड़ाते हुए कहा, साइरिल, तुम्हारे पैसे खत्म हो गए हैं क्या? साइरिल इतने गुस्से में था कि न उनके आंखों से न खूनी रिपल निकल रहे थे। वो वहां से गुस्से में निकल गया, और पूरा ऑक्शन हॉल एक बार के लिए न शांत हो गया।
यहाँ पर लेलिन का कैरेक्टर स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेलिन जानता है सर्वाइवल फर्स्ट। अगर एम्मा या साइरिल में से कोई भी लेलिन को पहचान लेता तो वो एक चींटी की तरह ना कुचला जाता। और स्ट्रैटेजी तो ये थी कि लेलिन को पता था कि एम्मा फ्रेया की ना मेंटोर है, लेकिन उनका ना रिश्ता ऐसा नहीं कि वो उनके सामने जाकर हेल्प मांगे। लेलिन ने अपने आप को इनविजिबल रखा। उनकी टेक्निक इतनी स्ट्रॉन्ग की ना उन्होंने इन दोनों ने ना मॉर्निंग स्टार की नज़र से खुद को बचा लिया अपने आप को। अगर एक बार भी ना नज़र पड़ जाती तो बहुत मुश्किल होता लेलिन के लिए। और यहाँ पर साइरिल और एम्मा दोनों सिटी छोड़कर ना चले गए। इनके जाने के बाद जो सुकून आया वो वहाँ बैठे बाकी मैगोस के लिए ना रिलीफ था। ओकार्ड क्लान जो ऑक्शन ऑर्गेनाइज कर रही थी उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन अब रास्ता साफ था। तीसरे दिन यहाँ पर तीसरे दिन ऑक्शन के माहौल फिर से ना एकदम गर्म होने लगे, गर्मा गया। और अब असली लूट शुरू होने वाली थी। लेलिन अब सिर्फ है और उनका एनोमियस बार्टर बार्टर का प्लान भी ना अभी भी जिंदा है। ऑक्शन का तीसरा दिन काफ़ी ना इंटेंस था। हमें देखने को मिला कि ना कितने सारे अमीर मैगोस वहाँ मौजूद थे जिनके बारे में हमें पहले पता नहीं था। एक लड़के ने तो प्यार की जालन में 100 मिलियन मैजिक क्रिस्टल की चीज़ खरीद ली। सबसे बड़ी हाईलाइट थी वो ट्री पाइथन रिंग जो 8.6 बिलियन क्रिस्टल में बिकी। लेलिन को लगता है कि ना इसके पीछे कोई मॉर्निंग स्टार मैगोस या शायद अजूरे माउंटेन किंग का हाथ है। और यहाँ पर ऑक्शन में ना ओक हार्ट क्लान ने इस इवेंट को ना सिटी के बाहर एक गुफा में ना शिफ्ट कर दिया ताकि कोई मतलब ना गड़बड़ ना हो, तो सिटी को नुकसान ना हो। यहाँ रूल्स सिंपल थे। आपको मास्क पहनना है और अपनी पहचान छुपानी है। ओक हार्ट क्लान ने यहाँ पर सिक्योरिटी और प्राइवेसी का ना वादा तो किया, लेकिन असली मतलब सच कुछ और ही था यहाँ पर। यहाँ आता है ना ट्विस्ट। ओक हार्ट क्लान ने एकदम ना यहाँ पर बग नाम के ना एक रेयर एलियन स्पीसीज का ना यूज किया है। ये बग इतने छोटे हैं कि ना इन्हें कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता, यहाँ तक कि मॉर्निंग स्टार मैगोस भी नहीं। ये बग मतलब सभी के मार्क्स पर ना और उनकी बॉडी पर ना चिपके जाते हैं और हर एक के मूवमेंट, हर एक के ट्रेड और हर एक के सीक्रेट एकदम रिकॉर्ड कर लेते हैं। ओक हार्ट क्लान का सेफ अपने ग्रैंडफादर के साथ मिलकर सब पर ना नजर रख रहा है ताकि वो किसी भी ना चोरी के सामान या रेयर ट्रेजर को पता लगा सके। लेकिन हमारा लेलिन काम एकदम ना काम थोड़ी है, मतलब वो भी ना कम थोड़ी है भाई। उसने एआई चिप की मदद से ना पहले ही इन बग को स्कैन कर लिया था। उसने एक स्पेशल पाउडर बनाया जिससे ये बग नशा जैसी मतलब ना नशे जैसी हालत में चले गए और कंफ्यूज हो गए। और यहाँ पर लेलिन ने अपनी बॉडी और मार्क्स के साथ कुछ ऐसे एडजस्टमेंट किए कि ना वो बॉक्स उसे गलत इंफॉर्मेशन देने लगे। बेसिकली लेलिन ने वहाँ एकदम जाकर ओखाड़ क्लान को ही बेवकूफ़ एकदम पागल बेवकूफ़ बना दिया। ओखाड़ क्लान ये जो क्लान है ना, इसका सेफ्टेन इसका असली चेहरा यहाँ सामने आता है। वो कंट्रोल रूम में बैठकर ना सिर्फ ट्रेडिंग पर नज़र नहीं रख रहा है, बल्कि वो वहाँ आए हुए मैगस की प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उनके पास एक स्क्रीन है जहाँ वो सबका असली चेहरा देख सकते हैं। और उन्होंने फीमेल मैगस की यहाँ पर ना फुटेज भी ना रिकॉर्ड की है। शिफ्ट का प्लान सिंपल है। वो चाहता है मतलब चाहते हैं कि ना ये लोग अपनी चोरी की हुई चीज़ें ट्रेड करें और जैसे ही वो इवेंट से बाहर निकले वो उन्हें लूट लें और बाउंटी भी एकदम कमा सके। बार्टर इवेंट ना शुरू होता है। यहाँ पर बार्टर नाम का इवेंट शुरू होता है और पहला आइटम जो आता है वो है फॉरबिटन एंशियंट क्लॉक। ये लूसा क्लान की एक लेजेंडरी इनहेरिटेंस है जिसके बारे में पूरी नॉर्थन में अफवाहें थी कि इसे चोरी कर लिया गया है। जब इस क्लॉक को डिस्प्ले किया गया तो वहाँ सभी की आंखें फट गई। एआई चिप ने इसे स्कैन करने की कोशिश की, लेकिन एक अननोन फोर्स फील्ड की वजह से वो डाटा कलेक्ट नहीं कर पाया। ये साबित करता है कि ना ये आइटम जो है कितना पावरफुल और मिस्टीरियस है। शायद इसमें टाइम की शक्ति है। ओकहार्ट क्लान ने रैंडम टेलीपोर्टेशन का सिस्टम बनाया है ताकि ट्रेडर को लगे कि वो सेफ हैं। लेकिन इन्हें क्या पता, लियो ओकहार्ट ने उन सब पर पहले ही एकदम बग चिपका दिए हैं। उनका हर कदम, हर रास्ता और हर छुपा हुआ ट्रेजर अब ओकहार्ट क्लान की निगरानी में है। ये एक हंटर वर्सेस हंटर ना सिचुएशन बन चुकी है जहां ट्रेडर को लग रहा है कि वो सिक्योर हैं, पर असल में वो एक गहरे
मतलब घिरे हुए शिकार की न तरह हैं। लेलिन अभी भी शांति से वहां घूम रहा है। वो जानता है कि अगर उसने अभी भी कोई बड़ा कदम उठा लिया, तो वो एकदम पकड़ा जा सकता है। उसने एआई चिप के साथ इन बग का एनालाइज जारी रखा। लेलिन का गोल क्लियर है। उसे वही आइटम चाहिए जो कोइन ऑफ डेस्टिनी ने बताया था। क्या यहाँ पर ले पाएगा क्या लेलिन? और ये आइटम कौन सा है यार? कॉइन ऑफ डेस्टिनी ने बता रखा है, नाम तो बता दो। फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। एनोमियस बार्टर। और यहाँ की चीजें ऑक्शन से भी ज्यादा रेयर हैं। लेलिन स्टेज पर जाता है और डार्क एल्वन क्राउन और कुछ टॉप ग्रेड पोशन डिस्प्ले करता है। लेलिन का गोल क्लियर है। उसे एस्ट्रल स्टोन चाहिए। ये स्टोन इतने रेयर हैं कि उन्हें सिर्फ मॉर्निंग स्टार मैगोसी हैंडल कर सकते हैं। लेलिन को पता है कि उसे अपनी आइडेंटिटी बचा कर रखनी है। इसलिए वो सिर्फ वही चीजें बेच रहा है जो उसके बैकग्राउंड से कनेक्टेड ना हो। लेलिन को पता चलता है कि ना वांस रोलेथ फैमिली का हेड वहां मौजूद है। लेलिन को लगता है कि वांस के पास एस्ट्रल स्टोन हो सकता है। इसलिए वो उसे एकदम ना मछली की तरह ना फंसाना चाहता है। तभी यहाँ पर ना एंट्री होती है लियो ओखाट की, जो क्लान का चेहरा है। लियो को वो क्राउन चाहिए, लेकिन लेलिन उसे सिर्फ एस्ट्रल स्टोन के बदले ही बेचने को तैयार है। लियो अपनी पावर का रोप दिखाकर लेलिन को न डराने की कोशिश करता है और चुपके से एकदम बक को न कमांड देता है कि ताकि न लेलिन को अटैक कर सके। यहाँ होता है ना असली ट्विस्ट। लेलिन ने पहले ही एआई चिप की मदद से उन बक को फेक इन्फो देने के लिए ना रीप्रोग्राम कर दिया था। जब लियो ने लेलिन को मतलब ट्रैक करने की कोशिश की, उसे सिर्फ गलत लोकेशन मिली। लेलिन ने ना सिर्फ अपनी लोकेशन छुपाई, बल्कि लियो से एक बड़ी एस्ट्रल स्टोन भी निकलवा ली। वाह भाई! यहाँ पर चोर के घर चोरी हो रहा है। लियो को लग रहा है कि ना वो लेलिन को ना लूट रहा है और बाद में यूज मतलब उसे मारकर सब कुछ वापस लेगा। वो तो खुश है कि ना उसने एक डेड मैन को एक कीमती एस्ट्रल स्टोन दे दिया। मतलब यहाँ पर हो चुका है इन लोगों का दोनों का डील। लेकिन यहाँ पर वो सोच रहा है भाई मार दूंगा वापस ले लूंगा। लेकिन रियलिटी ये है कि ना लेलिन ने उसे जो डील की वो उसकी उम्मीद से ज्यादा ना फायदेमंद थी। लियो को अभी तक ना एहसास ही नहीं हुआ कि वो एक बहुत बड़े खिलाड़ी लिथ लिथ बोल रहा हूँ यार, लेलिन के साथ ना खेल रहा है। वो खाड़ क्लान को ना लग रहा है कि ना उनका प्लान परफेक्ट है, लेकिन उन्होंने ना गलती से एक ऐसे शिकारी लेलिन को अंडर एस्टिमेट कर दिया जो उनके हर एक सर्वालेंस बग को हैक करके बैठा हुआ है। और यहाँ पर वो ये देख भी सकता है क्या इन बग के जरिए? हैक तो कर लिया इसने और ये अपने डिस्प्ले में भी चला सकता है क्या? देखते हैं आगे पता चलेगा। लियो ओखार्ड एक घिनौना एक घिनौना आदमी। वो सिर्फ एक होस्ट नहीं है, बल्कि एक सीरियल किलर है। वो उन लोगों को टारगेट करता है जो बार्टर में ना महंगी चीजें खरीदते हैं। लियो ने अपने क्रिस्टल फेज के इलाइट गार्ड को अलग अलग टीम में बांट कर भेज दिया है और उसका गोल है सबूत मिटाओ और अगर हो सके तो विक्टिम को उनके अंडर वाटर प्रिजन में टॉर्चर के लिए पकड़ लो। लेलिन ने पहले ही वांस रोलेथ फैमिली के हेड को ट्रैक कर लिया था। लेलिन जानता है कि अगर उसने वांस से एस्ट्रल स्टोन नहीं निकाला तो ये अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी। जब लेलिन वांस के सामने आता है तो वांस शॉक हो जाता है। वो एकदम समझ नहीं पाता कि लेलिन ने उसकी पहचान कैसे पता लगाई। लेकिन उनका ये कॉन्फ्रंटेशन ज्यादा देर नहीं चलता, क्योंकि ओखाड क्लान का एसेसिनेशन नंबर 5 वहां पहुंच चुका है। लेलिन अब वेट नहीं कर सकता। उसने अपनी पूरी ताकत से क्लॉ ऑफ ब्लड और डेथ ब्लेड रैंक 3 पोशन कॉम्बो स्पेल का यूज किया भांस पर, जो कि एक पावरफुल मैगस था। लेलिन के सामने टिका नहीं। लेलिन ने भांस को क्ले जाइंट को एकदम न पलक झपकते ही तोड़ दिया और भांस को बुरी तरह न घायल कर दिया। भांस ने अपनी जान बचाने के लिए एस्ट्रल स्टोन के क्ल्यूज का न लालच दिया, लेकिन लेलिन को उसकी बातों पर भरोसा नहीं था और उसने भांस का काम तमाम कर दिया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ना लेलिन को डर नहीं लग रहा कि एसासिनेशन उसके पीछे है। उसने बांस को मारा और अब वो तैयार है कि एसासिनेशन के साथ खेलने के लिए। लियो को लग रहा है कि ना उसका एसासिनेशन लेलिन को पकड़ लेगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि वो एक ऐसे शिकार लेलिन के पीछे भाग रहे हैं जो खुद एक शिकारी है भाई, शिकारी। लेलिन ने वांस को तो खत्म कर दिया, लेकिन अब उसके पीछे ओकाड क्लान का खतरनाक एसेसिनेशन है।
लेलिन को ना वहाँ से एस्ट्रल स्टोन मिलता है और साथ ही कुछ ऐसे रेयर मटेरियल जो उसे ना क्रिस्टल फेज में एडवांस करने में ना मदद करेंगे। लेलिन अब प्योर 100% कॉन्फिडेंस में है। वो जानता है कि वांस सिर्फ एक मौत का ना मोहताज था और उसने उसे जो लूट हासिल की, उसने लेलिन का काफ़ी काम ना आसान कर दिया। अब लेलिन के पास सारे रिसोर्स हैं, बस एक लास्ट पुश की ज़रूरत है। नंबर 5 जो ओकहाट क्लान का एक इलाइट क्रिस्टल फेज एसेसिनेशन है, लेलिन को ढूंढते हुए ना पहुंच जाता है। वो पहले तो लेलिन को हल्का लेता है, लेकिन लेलिन उसे एक मौका भी नहीं देता। लेलिन की कॉम्बैट एफिशिएंसी इतनी ज़बरदस्त है कि ना वो क्रिस्टल फेज एसेसिनेशन को भी ना मार गिरा देता है। ये सीन दिखाता है कि ना लेलिन सिर्फ एक हाइड्रोफेज मैगोस नहीं है, बल्कि वो अपनी स्ट्रेटजी और पावर से किसी भी इलाइट को ना मारने के लिए काबिलियत रखता है। दूसरी तरफ लियो और उसके गार्ड ने एक और मैगस को शिकार कर रखे हैं। लियो यहाँ अपनी एकदम ना बीस्ट का यूज करता है, एक अजीब और खौफनाक क्रिएचर जो वुल्फ और स्क्वाड का ना मिक्सचर है मतलब वुल्फ जैसा ही मान लो। लियो के लिए ये सब एक गेम है। वो लोगों को एकदम तड़पता देखकर एकदम खुश होता है, इंजॉय करता है। लेकिन तभी लियो को पता चलता है कि उसका नंबर 5 मारा गया है। उसके क्रिस्टल फेस गार्ड अब डर चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो एक ऐसे राज मतलब स्टार डस्ट बॉक्स में ना फंस चुके हैं जिसे निकलना यहाँ पर निकलने के लिए बहुत मुश्किल है। असली ट्विस्ट तब आता है जब अजूरे माउंटेन किंग का इमेज प्रोजेक्ट होता है। वो गुस्से में है क्योंकि उनके बक्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ये उनके क्लान का सबसे बड़ा राज है और अगर ये लीक हो गया तो पूरा मैगस वर्ल्ड उनके पीछे पड़ जाएगा। अजूरे माउंटेन किंग खुद अब लेलिन की लोकेशन पर आ रहे हैं। सिचुएशन अब हाइड एंड सीक से बदलकर सर्वाइवल मोड में चली गई है। लेलिन भी यहाँ पर न कोई छोटा खिलाड़ी नहीं है। उसने जैसे ही देखा कि स्टारडस्ट बॉक्स का खतरा बढ़ रहा है, उसने बिना देरी किए उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया और पूरे एरिया को जलाकर राख कर दिया। लेलिन जानता है कि अगर एक बार भी अजूरे माउंटेन किंग को उसकी असली पहचान पता चली तो उसका अंजाम बुरा होगा। इसलिए उसने कोई एयरशिप यूज नहीं किया और लंबे रास्ते से होते हुए रिस्की जोन्स को क्रॉस करके अपने मेगा स्टार में सुरक्षित वापस पहुंच गया। लेलिन ने वापस आकर अपनी हर एक मूव को एनालाइज किया। उसका सबसे बड़ा डर प्रोपैथिक स्पेल मतलब न भविष्यवाणी का था। लेकिन लेलिन ने एयर चिप को डाटा और अपने तजुर्बे से ये समझ लिया कि एक मॉर्निंग स्टार मैगोस के लिए भी किसी क्रिस्टल फेज मैगोस को ट्रैक करना बहुत महंगा और मुश्किल होता है। लेलिन ने डिसाइड किया कि वो अब उसे बिना देर किए क्रिस्टल फेज में एडवांस करना होगा, क्योंकि जितना स्ट्रोंग वो खुद बनेगा उतना ही मुश्किल होगा किसी के लिए भी उसके उसकी पोजीशन या फ्यूचर को ट्रैक करना। अब आता है असली मजा पर। लूट। लेलिन के टेबल पर अब ना दो एस्ट्रल स्टोन है। एक लियो से मिला, एक वांस से मिला। साथ ही उसके पास डायमंड जेलीफिश है, जो एक रेयर नेचुरल रिसोर्स है। ये डायमंड जेलीफिश हाइड्रोफेज मैगोस के लिए मतलब क्रिस्टल फेज में जाने की सक्सेस रेट को ना 35% तक बढ़ा देता है। वांस ने ये सब चीजें खुद के लिए कलेक्ट की थी, लेकिन अब ये सब लेलिन के क्रिस्टल फेज ब्रेक थ्रू के लिए काम आएगा। लेलिन की ये ट्रिप वाकई में बहुत प्रॉफिटेबल था। लेलिन ने वांस को मारा, लेकिन वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। उसने अपनी लोयल सबऑर्डिनेट तनासा को रोलेथ फैमिली पर नजर रखने के लिए न भेज दिया है। लेलिन को शक है कि इतने सारे रेयर मटेरियल एक छोटी फैमिली के पास कहाँ से आए। क्या भांस ने कोई पुरानी इनहेरिटेंस खोज ली थी, या ये राज न अभी तक न बाकी है और लेलिन इसे अपनी मतलब न जड़ में न लाना चाहता है। लेलिन ने नोटिस किया कि ना पूरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट में एक अजीब सा टेंशन है। अजूरे माउंटेन ऑक्शन में एंशियंट फॉरबिडेन क्लॉक का दिखना, ओरोब्रस क्लान का स्टेटस जो है और हर जगह बढ़ते हुए ब्लडी मिशन, ये सब साफ दिखाते हैं कि एक बहुत बड़ा वॉर आने वाला है। लेलिन जानता है कि अब वो इसे दूर नहीं रह सकता इन सब से। उसने डिसाइड किया है कि अब फायर एंड ब्लड में खुद को न टेम्पर करने का वक्त आ गया है। लेलिन ने खुद को अपने मेगस टावर के लेबोरेटरी में 3 महीने के लिए लॉक कर लिया है। उसने एआई चिप की मदद से स्पिरिचुअल फोर्स पोषण का भरपूर यूज किया। एक टाइम था जब लेलिन पोषण से
बचता था, लेकिन अब जब उसका फाउंडेशन सॉलिड हो चुका है, उसने उन पोषण को कंज्यूम करके अपनी स्पिरिचुअल फोर्स का 349.9 तक न पहुंचा दिया है। अब वो क्रिस्टल फेज के बोटल नेक को तोड़ने के लिए पूरी तरह रेडी है। एक शॉकिंग अपडेट ये है कि भांस की पूरी रोलेत फैमिली एक ही रात में बिना किसी ट्रेस के गायब हो गई है। तनासा लेलिन की सबऑर्डिनेट है ना, उसने रिपोर्ट किया है कि वहाँ कोई निशान नहीं मिला, जो ये साबित करता है कि अटैक करने वाले बहुत हाई रैंक्ड मैगोस हैं। ये इंसिडेंट लेलिन को डराने के लिए काफ़ी है, क्योंकि ये दिखाता है कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट में चीज़ें कितनी तेज़ी से न बिगड़ रही हैं। लेलिन ने अब अपनी असली ताकत दिखाने की तैयारी कर ली है। उसने वांस से लूटी हुई डायमंड जेलीफिश कंज्यूम कर लिया है, जो उसकी क्रिस्टल फेज में जाने की सक्सेस प्रोबेबिलिटी को न 89.6% तक बढ़ा सकता है। उसने फ्रेया से एक्सचेंज की गई हुई ना क्रिस्टल फेज स्पेल फॉर्मेशन को एआई चिप के जरिए और इम्प्रूव कर लिया है। अब बस लेलिन के ब्रेक थ्रू का ना इंतजार है यहाँ पर। अब ब्रेक थ्रू करेगा अपना भाई। लेलिन ने क्रिस्टल फेज स्पेल फॉर्मेशन का यूज करके अपने अंदर के हाइड्रोफेज स्पिरिचुअल फोर्स को क्रिस्टल में कन्वर्ट कर दिया। ये प्रोसेस किसी आम इंसान के लिए ना एकदम खतरनाक फैटल हो सकती थी, लेकिन लेलिन ने अपने बॉडी जीन्स को ना इवोल्व किया है और अब उसका स्पिरिचुअल फोर्स का लेवल 351.7 है और उसका बॉडी स्टेट स्ट्रेंथ एजिलिटी वाइटलिटी भी नए लेवल पर पहुंच गया है। लेनिन अब ऑफिशियली एक क्रिस्टल फेज मैगोस बन चुका है और सबसे बड़ी बात, उसने ये सब कुछ सीक्रेट में किया है। अब उसका कोई भी एनिमी उसे अंडर एस्टिमेट करेगा तो वो बुरी तरह ना पछताने वाला है। लेनिन का एडवांसमेंट स्पीड इतनी ज़्यादा है कि ना अगर ये बात बाहर चली गई तो पूरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट में एकदम भूचाल आ जाएगा। रोबिन जैसे टैलेंट जो 300 साल में क्रिस्टल फेज बने थे, लेनिन ने उसे 200 साल की उम्र में ही पीछे छोड़ दिया। लेनिन ने डिसाइड किया है कि जब तक वार शुरू नहीं होती, वो अपनी इस नई ताकत को सीक्रेट रखेगा ताकि वार के दौरान वो दुश्मनों को सरप्राइज दे सके। ब्रेक थ्रू के बाद लेनिन ने बिल्कुल रेस्ट नहीं किया। उसने भांस से लूटी हुई एस्ट्रल स्टोन को यूज करके अपनी लैब में एक इंटरप्लानर स्पेल फॉर्मेशन ड्रॉ किया। ये एक्सपेरिमेंट एस्ट्रल प्लान को ना प्रोब करने के लिए है। ये इतना डेंजरस है कि ना इसके लिए मैगस टावर की 90% एनर्जी की ना ज़रूरत है। लेनिन को पूरा मैगस टावर अब एनर्जी के लिए ब्लैकआउट हो रहा है। जैसे मतलब ना जिससे बाहर के लोग डर गए हैं, लेकिन लेनिन अपनी रिसर्च में बिल्कुल फोकस्ड है। इंटर प्लानर एक्सपेरिमेंट सिर्फ मॉर्निंग स्टार लेवल के मैगस ही कर सकते हैं, लेकिन लेनिन रैंक 3 में ही इसे अटेम्प्ट कर रहा है। ये एक्सपेरिमेंट एंशियंट एरा की ग्लोरी और नॉलेज से जुड़ा हुआ है। लेनिन जानता है कि अगर वो इस एक्सपेरिमेंट में सफल रहा तो वो फ्यूचर में एस्ट्रल गेट बना पाएगा और दूसरे प्लान से रिसोर्स और पावर ला पाएगा। ये लेनिन की एम्बिशंस की परीक्षा थी। मैगस टावर के अंदर लेनिन वही है, उसका जो स्पेल फॉर्मेशन एक्टिव हो रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी पुल्स पूरी स्पीड में काम कर रहे हैं। लेनिन का एआई चिप हर सेकंड की अपडेट दे रहा है, 67 75 और आखिरकार 100%। ये ना एकदम समझने वाली बात है कि एस्ट्रल स्टोन का रोल कितना वाइटल है। वो ब्लू लाइट जो वहाँ से निकल रही है, उसने स्पाशियल या को ना इस चीज़ को स्पाशियल चीज़ को स्टेबलाइज कर दिया है। लेनिन ने एक सिल्वर मिरर जैसा बोर्टेक्स बनाया है। ये गिलबर्ट के एक्सपेरिमेंट से अलग है। यहाँ स्पिरिचुअल सिर्फ ना स्पिरिचुअल फोर्स सीड जा सकती है, फिजिकल बॉडी नहीं। लेकिन ये सेफ है क्योंकि कोई खतरनाक क्रिएचर यहाँ से बाहर नहीं आ सकता। लेनिन यहाँ एक बहुत गहरी बात नोटिस करता है। जब वो एस्ट्रल प्लेन को ना ऑब्जर्व करता है तो उसे यूनिवर्स की पीक और हायर डायमेंशन का एहसास होता है। वो कहता है कि सिर्फ ये ऑरा फिल करना ही उसके लिए काफ़ी है। वैसे हम जानते हैं कि ऐसे एक्सपेरिमेंट बहुत महंगे होते हैं। मॉर्निंग स्टार मैगस भी जल्दी बैंकरप्ट हो जाते हैं अगर वो रोज़-रोज़ ये करें। लेकिन यहाँ लेनिन का सीक्रेट वेपन है, उसका एआई चिप। जब वो अपनी स्पिरिचुअल फोर्स सीड भेजता है, तो एआई चिप उसे नेविगेशन मोड में ना सपोर्ट कर देता है। इमेजिन कीजिए, एक ऐसे कियोटिक स्पेस में जहाँ हर पल खतरा है, वहाँ एआई चिप बता रहा है कि ना कब लेफ्ट मुड़ना है, कब राइट मुड़ना है,
कब बचना है, ये टेक्नोलॉजी और मैजिक का परफेक्ट कॉम्बिनेशन क्या एकदम परफेक्ट है भाई। अब आते हैं ना सबसे इंटेंस पार्ट पर। लेलिन को पता है कि प्रोबेबिलिटी उसके खिलाफ है, मतलब जो प्रोबेबिलिटी है उसके खिलाफ है, इसलिए वो अपना सीक्रेट वेपन निकालता है, कॉइन ऑफ डेस्टिनी। अब आपको याद ही होगा कि ये कॉइन प्रीसियस है, लेकिन यहाँ सिचुएशन इतनी रिस्की है कि लेलिन इसे यूज करने पर मजबूर है। जैसे ही वो स्पिरिचुअल फोर्स सीट पर गोल्डन लस्टर लगाता है, कॉइन में एक बड़ी दरार आ जाती है। लेलिन यहाँ पर ना दुख के साथ इसे ना वापस रख लेता है। ये कॉइन तभी तक काम करता है जब तक बात मॉर्निंग स्टार रियलम की ना हो, लेकिन एस्ट्रल ट्रिब्यूलेंस उसे भी ज़्यादा खतरनाक है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। क्लाइमेक्स तब आता है जब एक क्रिएचर ऑफ द वॉइड लेलिन की सीट पर अटैक कर देता है। एआई चिप के स्कैन से बाहर होने के कारण लेलिन सरप्राइज हो जाता है। वो ढूंढने की कोशिश करता है पर स्पाशियल स्टॉर्म में फंस जाता है। तभी उसने जो पावर ऑफ डेस्टिनी यूज की थी उसका असर दिखता है। दो अलग स्पाशियल स्टॉर्म आपस में टकराते हैं और उस टकराव से बने क्रैक से लेलिन की सीड सेफली अंदर चली जाती है। लेलिन को एहसास होता है कि डेस्टिनी की पावर कितनी मिस्टीरियस और पावरफुल है। उसे मतलब ना रिवेरेंस एकदम श्रद्धा महसूस होता है। ये एक्सपेरिमेंट खत्म होते होते लेलिन को ये तो समझ आ गया कि वो बाकी मैगोस से कहीं आगे निकल चुका है। अब यहाँ पर ना सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है ऐसा सीन एक वेस्टलैंड में। यहाँ पर ना रेड कलर की सावातूथ ग्रास, कुछ पौधे वगैरह रॉक्स के दरमियान में उगी हुई हैं। इन रॉक पर स्ट्रेंज ह्यूमनॉइड फेस के इमेजेस बने हुए हैं। यहाँ की सबसे खास बात है ब्लैक रेन। हाँ, यहाँ पर ना बारिश के पानी का काला, मतलब काला है और वो नीचे की बजाय ऊपर की तरफ हॉरिजॉन में बरस रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्या-क्या लिखते हैं यार राइटर, उल्टे-उल्टे काम करते हैं। इसी बीच एक डिम गोल्डन स्पिरिचुअल फोर्स सीड रेड ग्रास के ऊपर पड़ा है। ये लेलिन का स्पिरिचुअल फोर्स का बीज है जो सराउंडिंग स्कैन कर रहा है। लेलिन इस नज़ारे को एडमायर करते हुए सोचता है, इस जगह का नाम है ब्लैक रेन वर्ल्ड। मतलब ना इसे ब्लैक रेन वर्ल्ड नाम रखता है वो। और आगे बोलता है, मुझे इतनी खुशी नहीं हुई थी कभी, एक ऐसे प्लान जिसका कोई प्रोटेक्टर नहीं है और मुझे पता भी नहीं चला, मतलब नहीं चला। और यहाँ पर आगे देखते हैं, ये प्लान इसका नाम तो इसने ब्लैक रेन वर्ल्ड रख दिया है। और आगे बोलता है लेलिन, लेलिन को पता है कि ना एक कंप्लीट डिफरेंट प्लान मिलना कितना बड़ा जैकपॉट है। इसमें इन्फानाइट हाई ग्रेड रिसोर्स और अलग अलग डायमेंशन की नॉलेज है। अगर ड्यूक गिलबर्ट को पता चलेगा तो वो तो पागल ही हो जाएगा खुशी से, लेकिन लेलिन के लिए अभी ये बहुत बड़ी बात है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ना लेलिन ने अभी सिर्फ एक स्पिरिचुअल फोर्स चैनल खोला है। इससे सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो सकती है, फिजिकल बॉडी या चीज़ें नहीं भेज सकता। असली एस्ट्रल गेट तो बहुत दूर की बात है। उसके स्पिरिचुअल फोर्स सीड की हालत बहुत खराब है। क्रिस्टल फेज स्पिरिचुअल फोर्स से बना हुआ होने के बावजूद ये धीरे धीरे न खत्म हो रहा है। लेलिन सोचता है और बोलता है आगे, अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन भेज सकता हूँ। सबसे वैल्यूएबल चीज़ यहाँ यहाँ की वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स, हाई ग्रेड मेडिटेशन टेक्निक या पावर की राज की जानकारी होगी। लेलिन को लगता है कि अगर कोई हाई एनर्जी क्रिएचर उसे यहाँ से ले जाए तो बहुत अच्छा होगा, वरना सीड डिसिपेट होने वाला है। और यहाँ पर लेलिन को वर्ल्ड का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चल रहा, कनेक्शन बहुत वीक है। एक तरीका है लोकेशन मार्क प्रोजेक्ट करना, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है। दूसरा तरीका इस प्लेन के इंटेलिजेंट जो होते हैं ना लोग या जानवर बीविच करके उससे अल्टर बनवाना, जो कोऑर्डिनेट प्रोजेक्टर को ना काम करेगा। लेलिन सोचता है कि ना ब्लैक रेन वर्ल्ड में कोई रेडिएंट मून लेवल से ऊपर का मैगोस नहीं है, वरना सीड डिस्ट्रॉय हो जाता। मैक्सिमम मॉर्निंग स्टार लेवल तक ही होगा यहाँ पर पावर हाउस। अभी मुझे सिर्फ टाइम की कमी है। यहाँ पर यही सब सोच रहा था, तभी लेलिन को दो डार्क ग्रीन ह्यूमनॉइड क्रिएचर दिखते हैं। इनका बॉडी ह्यूमन जैसा ही है, लेकिन पूरा स्किल से भरा हुआ। आंखें ब्लड रेड और सर पर हॉर्न है। एक तरफ 4 हाथ, दूसरी तरफ 3 हाथ। लेलिन तुरंत नाम देता है, मल्टी आर्म्ड रेस।
ये दोनों ग्रेन फ्रूट कलेक्ट कर रहे थे और अपनी हॉर्न से इलेक्ट्रिकल करंट जैसी लैंग्वेज में बात कर रहे थे। लेलिन उनकी लैंग्वेज नहीं समझ पाता, लेकिन ए चिप रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ रैंक वन हाई एनर्जी क्रिएचर से भी ज़्यादा है। लेलिन इम्प्रेस हो जाता है। फिर लेलिन को अपने स्पिरिचुअल फोर्स सीट से हेलो एंशियंट बायरन लैंग्वेज में स्पिरिचुअल फोर्स से मैसेज भेजता है वो। अच्छा, अपना लेलिन भेज रहा है मैसेज। दोनों क्रेचर डर के भाग जाते हैं। लेलिन सोचता है कि एंशियंट बायरन लैंग्वेज हर जगह कॉमन नहीं होती। सीड डिसअपियरिटी होने वाला है, इसलिए लेलिन सीड को वाइब्रेट कर रहा है और गोल्डन लाइट दिखाता है। ये देखकर और दो मल्टी आर्म्ड आते हैं। वो आर्ग्यू करते हैं और आखिर में एक वाइट एनिमल स्किन में सीड को केयरफुल्ली उठाकर ले जाते हैं। यहाँ पर आगे देखते हैं। 10 मिनट के बाद वो लेलिन को एक बड़े प्रीमियल ट्राइब में ले जाते हैं। पतन यहाँ पर बड़े बड़े रॉक के पत्थर के घर बनाए हुए हैं। बहुत सारे मल्टी आर्म्ड घूम रहे हैं यहाँ पर। लेलिन ऑब्जर्व करता है कि मल्टी आर्म्ड रेस के सिर्फ दो मेन लुक्स हैं। राइट में 3 आर्म्स और लेफ्ट में 4 आर्म्स। ये राइट साइड 4 आर्म प्लस लेफ्ट साइड 3 आर्म, ये ज़्यादा बड़े और स्ट्रॉन्ग होते हैं। लगता है ये जेंडर डिफरेंस है भाई। दोनों मल्टी आर्म्ड लेलिन को एक बड़े केप के पास ले जाते हैं। केप के अंदर एनिमल और प्लांट के मटेरियल लटके हुए हैं। यहाँ पर एनर्जी पार्टिकल कवरेज हो रहे हैं, मतलब यहाँ मैजिक यूज करने वाला कोई है। दोनों बाहर एकदम सर झुकाकर न या पर घुटनों में घुटनों में झुककर अंदर आवाज लगाते हैं। अंदर से जवाब आता है और लेलिन शॉक हो जाता है। मॉर्निंग स्टार, यहाँ मॉर्निंग स्टार एकदम नंगा है भाई, नंगा भी है। बड़े बड़े कदम की आवाज आती है और एक नॉर्मल से डबल साइज का मल्टी आर्म्ड क्रिएचर बाहर आता है। उसके खून रेड आंखें सीट को देखती हैं। वो तुरंत सीट को उठाता है और केप के अंदर चला जाता है। दोस्तों, यहाँ पर चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है और हमारा वीडियो भी। और यहाँ पर हम कल देखेंगे क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय।